Good morning, bachcho. How are you all? Good? Also good. So in this video, I am going to discuss remaining question of motion in plane. वैसे तो मैंने 3 ही वीडियो बनाने का सोचा था, बट प्रीवियस क्वेश्चन थोड़ा बड़ा था तो मुझे लगा बहुत लंबी हो जाएगी. सो इन दिस वीडियो आई विल ट्राई टू फिनिश द क्वेश्चंस. तो क्वेश्चन नंबर 19 है, ये वेक्टर पे बेस्ड है और ये क्वेश्चन बहुत बार आता है. बोर्ड में भी मैंने बहुत बार देखा और नीट में तो कई बार देखा मैंने, कई कॉम्पिटिशन्स में आता है, तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटे. सो अपनी नोटबुक पेन लेंगे और दोनों मिलके करेंगे क्वेश्चंस. और एज यूजुअल खुश होकर करना है, अच्छे मन से काम करना है. ये नहीं सोचना कि मुझे नहीं आता, मुझसे नहीं होगा. ये सोचना मुझे आ जाएगा, मैं करूँगा तो, बट डू प्रैक्टिस. सो चलो स्टार्ट करते हैं. द क्वेश्चन इज आई कैप एंड जे कैप आर यूनिट वेक्टर अलॉन्ग एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस रिस्पेक्टिवली. आपको पता है आई कैप और जे कैप यूनिट वेक्टर होते हैं अलॉन्ग एक्स एंड वाई एक्सिस. व्हाट इज द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर आई कैप प्लस जे कैप एंड आई माइनस जे कैप. अब कई बार क्वेश्चन ऐसे ही पूछता है, यदि आई कैप हमारा यूनिट वेक्टर है और जे कैप हमारा यूनिट वेक्टर है. यूनिट वेक्टर का मतलब होता है द वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 है. यूनिट का मतलब 1. अब मुझसे पूछते हैं कि व्हाट इज द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ आई कैप प्लस जे कैप. मान लेते हैं मैंने वेक्टर ए ले लिया, इसको मैंने आई कैप प्लस जे कैप दे दिया. तो कई बार और कैसे पूछा जाता है, इज आई कैप प्लस जे कैप इज यूनिट वेक्टर. तो हमें यूनिट वेक्टर के लिए सबसे पहले हम इसका मैग्नीट्यूड पता होना चाहिए. देखते बेटे, ये वेक्टर ए है तो इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे आप. आई के साथ 1 है, जे के साथ कितना 1 है, तो 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर मतलब √2 आ गया. अब मुझे बताओ आई कैप प्लस जे कैप यूनिट वेक्टर है क्या? नहीं, बिकॉज इट्स मैग्नीट्यूड इज √2. और यूनिट वेक्टर क्या होता है, हुज मैग्नीट्यूड इज 1. इसका मैग्नीट्यूड √2 आया. सिमिलरली मैंने बी को बोल दिया, मैंने नेक्स्ट वेक्टर लिया मैंने आई कैप माइनस जे कैप. अब बोलो बेटे, इज इट यूनिट वेक्टर? नो. चेक कर लेते हैं. अब इसका मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा बेटे, बी हमारा √1 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर. सही है या प्लस 1 स्क्वायर? कई सोचेंगे बेटा माइनस ही ठीक है. यहाँ माइनस है पर मैग्नीट्यूड का मतलब ही प्लस होता है, मतलब ये क्या है, प्लस. तो ये कितना आ जाएगा, √2. तो माइनस नहीं आएगा. तो इसका भी मैग्नीट्यूड क्या है बेटे, 1 नहीं है. सो आई कैप प्लस जे कैप एंड आई कैप माइनस जे कैप आर नॉट यूनिट वेक्टर. यदि यहाँ पर ऐसा दिया होता है आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप आर यूनिट वेक्टर, तो आपने इसको भी अगेन कैसे करना था, सी करना था लेट. और इसका मैग्नीट्यूड कितना था, 1 + 1 + 1 + 1 √3. और इफ सपोज अनदर वेक्टर इज गिवन लाइक दिस आई कैप माइनस जे कैप माइनस के कैप, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या करना था बेटा आप लोगों ने, √1 + 1 + 1 दैट इज आल्सो √3. यहाँ पर साइन हमारा प्लस ही आएगा. यहाँ पर साइन क्या आएगा, प्लस ही आएगा. ठीक है. नेक्स्ट इज बी पार्ट. क्लियर हो गया बेटा अच्छे से. द नेक्स्ट बी पार्ट ऑफ दिस इज व्हाट आर द कंपोनेंट ऑफ वेक्टर बी 2i कैप प्लस 3j कैप अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ आई कैप प्लस जे कैप. पहले एक करेंगे फिर दूसरा करते हैं. एक वेक्टर मुझे बी दे दिया है, बी दे दिया मुझे 2i कैप प्लस 3j कैप. अब मुझे बोलते इस वेक्टर को मैंने किसी और की डायरेक्शन में निकालना है. अब सबसे पहले समझते हैं क्या चाहिए बेटे. मुझे ये कंसेप्ट समझ आता था अच्छे से कि मान लो 2-3 तरीके बेटे करने का. मैं सबसे सिंपल तरीका बताऊंगी कि जैसे मान लो एक वेक्टर हमारा ए है, मुझे नहीं ए, और एक वेक्टर मान लेते हैं हम बी है. अब मान लो इनके बीच एंगल है थीटा. जो वी वेक्टर है उसका कंपोनेंट अलोंग दिस डायरेक्शन क्या निकालते थे हम लोग निकालते थे बी कॉस थीटा, है ना. कंपोनेंट ऑफ वेक्टर बी अलोंग दिस डायरेक्शन. तो इस डायरेक्शन का जो वेक्टर बना वो क्या बना, हमारा इस डायरेक्शन का जो वेक्टर बना वो बना हमारा बी कॉस थीटा बन गया. इस डायरेक्शन का जो बी है वो क्या बन गया, बी कॉस थीटा बन गया.
अब थीटा किसके बीच एंगल था हमारा, ए और बी का, तो हमने डॉट प्रोडक्ट सीखा था ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। तो हम यहाँ कॉस थीटा की वैल्यू पुट कर देते हैं, तो ये तो बी आ गया हमारे पास, और कॉस थीटा की जगह आ जाएगा ए डॉट बी डिवाइडेड बाय ए बी, कॉस थीटा की जगह ये आ गया। अब बी हमारा क्या आ जाएगा बेटे, कैंसिल आ गया। तो अब ये जो वेक्टर आया हमारा ए डॉट बी अपॉन ए तो आ गया, अभी तो ये सिर्फ क्या था, बी कॉस थीटा क्या था, सिर्फ मैग्नीट्यूड क्या था, किसकी डायरेक्शन का, ए कैप। यहाँ कितना आ जाएगा ए कैप, यहाँ कितना आ जाएगा ए कैप। गॉट इट? दोबारा समझाऊं, जब भी हम वेक्टर को रिजॉल्व करते थे तो ये वेक्टर कितना था, बी था बेटे, एंगल कितना है, थीटा। तो हमने बोला इस बी का इस डायरेक्शन का जो कंपोनेंट है वो कितना, बी कॉस थीटा है। ये तो मैंने बोल दिया बी कॉस थीटा है, पर बी कॉस थीटा मैग्नीट्यूड की डायरेक्शन क्या है, ए, तो ए कैप क्या थी मेरी डायरेक्शन। अब मेरा जो वेक्टर बन गया बी कॉस थीटा ए कैप बन गया। ये बात आ गई समझ। अब यहाँ पर कॉस थीटा कहाँ से लाऊं मैं, हमें तो दिया नहीं है क्वेश्चन में। हमारा ए डॉट बी जोड़ कितना होता है, ए बी कॉस थीटा होता है, तो मैंने यहाँ कर दिया कॉस थीटा जगह ए डॉट बी अपॉन ए बी, बी बी कट गया, ये आ गया। तो ये वेक्टर निकालना है मुझे बस। अब हम अपने क्वेश्चन को देख लेते हैं। ये मुझे एक वेक्टर बी दे दिया है, एक वेक्टर क्या दे दिया मुझे, बी दे दिया है, और मैं एक वेक्टर ए मान लेती हूँ। ए किसको मान लेती हूँ मैं, आई कैप प्लस जे कैप को मान लेती हूँ। अब मैंने क्या किया समझाने के लिए बेटा आपको, ये बना लिया मैंने, ए बना लिया, ठीक है, और ये बना लिया बी, और ये इनके बीच का बना दिया थीटा। अब मुझे वेक्टर कहाँ चाहिए, मुझे जो हमें निकालना है वो क्या निकालना है, हाँ हमें वेक्टर बी निकालना है इस डायरेक्शन का, मतलब बी कॉस थीटा आ गया मैग्नीट्यूड इस डायरेक्शन में, और डायरेक्शन कितनी आ जाएगी, ए कैप। मुझे ये निकालना है बस, आपने ये याद करना है। बी का मैंने यहाँ कंपोनेंट निकाला बी कॉस थीटा, और ए कैप निकालना है। अब किसकी वैल्यू पुट करनी है, कॉस थीटा। कॉस थीटा कहाँ से लाए, यदि मैंने इन दोनों में वेक्टर प्रोडक्ट लगाया होता तो कितना होना था हमारा, ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। अब करते हैं बेटे, तो यहाँ बी तो एज इट इज आ गया, कॉस थीटा की जगह कितना आ जाएगा, ए डॉट बी अपॉन ए बी इज इक्वल टू कॉस थीटा। अब यहाँ पर कितना आ जाएगा, ए डॉट बी अपॉन ए बी, और ए कैप आ गया, बी कट गया। अब डॉट प्रोडक्ट में कैसे याद करना है, अब वैल्यू पुट करते, ए कितना है, आई कैप प्लस जे कैप, बी कितना है, 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप। अब ए का मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा, ए का हमारा 1 प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, मैग्नीट्यूड अभी हम पहले सीख चुके हैं। ए का मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा हमारा, अंडर ऑफ 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। ये कह रहे ए कैप, ए कैप क्या होती है बेटे हमारी, ए कैप वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। क्या होता है, वेक्टर डिवाइड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। तो वेक्टर ए कितना मेरा, आई कैप प्लस जे कैप, और इसका मैग्नीट्यूड कितना है, 1 प्लस 1। अब वेक्टर कैसे सॉल्व करेंगे बच्चे हम लोग, वेक्टर कैसे सॉल्व करेंगे बेटे हम, डॉट प्रोडक्ट है, मैंने कैसे याद किया है, आई से आई, जे से जे, आई आई जे जे के के, आई आई जे जे के के, आई से आई देखो बेटे ये कितना आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा हमारा 2, आई आई कितना हो गया 1, प्लस कितना आ जाएगा 3, और ये कितना हमारा आई कैप प्लस जे कैप, और इसका मैग्नीट्यूड 1 प्लस 1 अंडर 2, और इसका मैग्नीट्यूड अंडर 2। तो आंसर कितना है मेरा 5 अपॉन 2 आई कैप प्लस जे कैप, आई कैप प्लस, सो द आंसर इज 5/2 आई कैप प्लस जे कैप। नेक्स्ट, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज component of B
along this direction. Let's suppose vector A is equal to I cap minus j cap, and vector B is equal to 2I cap plus 3j cap. Again मुझे B को वेक्टर को निकालना है और लिख लेते हैं बेटे हमें V वेक्टर निकालना है. सपोज करो ये कितना बेटे हमारा A है और ये कितना है B है. तो जो B वेक्टर मान लो मैंने बोल दिया C बन गया ये, तो क्या आ जाएगा B cos थीटा A कैप. मतलब इस V वेक्टर का इस डायरेक्शन का मैग्नीट्यूड और इसकी डायरेक्शन, बस हमें ये निकालना है. B cos थीटा डॉट A. देखते हैं B cos थीटा कितना आ जाएगा डायरेक्ट. A डॉट B इज इक्वल टू AB, और ये कितना आ जाएगा वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड. निकाल देते हैं. B कितना है बेटे हमारा, एक B यहाँ से कट गया. A डॉट 2I कैप प्लस 3j कैप I माइनस j, A का मैग्नीट्यूड 1 प्लस 1 स्क्वायर. मैग्नीट्यूड में माइनस नहीं आता है. वेक्टर A I माइनस j डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर. नेक्स्ट देख देते हैं बेटा कितना आ जाएगा हमारा. डॉट प्रोडक्ट है I j j. ये कितना आ जाएगा 2 माइनस 3 I कैप माइनस j कैप 1 plus 1 under root 2 and under root 2. So this vector will be minus half I cap minus j cap. माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आ जाएगा हमारा 1/2 j cap माइनस I cap. क्लियर हो गया बच्चे. ये क्वेश्चन मैंने कई बार देखा है पेपर में आते हुए. प्रीवियस वाला कम, ये वाला कई बार देखा है बेटे, है ना. द क्वेश्चन इज for an arbitrary motional space, which of the following relation are true? The average पूछा बेटे हमसे. तो V average is equal to V टाइम T1 प्लस V टाइम T2 अपॉन 2. ये 100% सही नहीं है. एवरेज जब भी हम लेते हैं तो एवरेज का मतलब होता है, जैसे मान लो 5 क्वांटिटी हैं तो ये उनका एवरेज निकाल लूँगी तो M1 M2 प्लस M3 प्लस M4 प्लस M5 डिवाइड बाय 5. ये तो होगी बेसिक क्वांटिटी की बात है. कुछ क्वांटिटी ड्राइव होती हैं, मतलब जो जैसे मान लो मैं स्पीड की बात करती हूँ तो स्पीड हमारी डिपेंड करती है डिस्टेंस अपॉन टाइम. तो अब जब एवरेज की बात करेंगे, जब एवरेज आएगा तो हम लेंगे टोटल डिस्टेंस ट्रेवल और यहाँ आ जाएगा टाइम इंटरवल, कितने टाइम ड्यूरेशन की बात कर रहे हैं. तो इस क्वेश्चंस में ठीक है, तो जब सिंपल क्वांटिटी थी हमने उनको ऐड कर दिया और एवरेज निकाल लिया हमने. मतलब वो कौन सी क्वांटिटी कहलाती है हमारी फंडामेंटल क्वांटिटीज, जैसे मास हो गया, मीटर हो गया, है ना. अब मान लो जब हमने स्पीड की बात की, स्पीड किस पर डिपेंड करती है, मेरी डिस्टेंस और टाइम पर डिपेंड करती है. तो जब यदि हमने स्पीड को ये लिख दिया v इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, मतलब इतने टाइम में इतना डिस्टेंस ट्रेवल चला. अब एवरेज पूछेंगे तो एवरेज का मतलब हो गया कि टोटल इतना टाइम, है ना, टोटल 1 घंटा चला और 1 घंटे गाड़ी. ठीक है, तो हम टोटल डिस्टेंस निकालेंगे और टोटल टाइम अलग अलग नहीं करेंगे. तो यहाँ पर क्या है हमारा v1 प्लस अपॉन 2 दे दिया है, तो ये हमारा सही नहीं है. ये हो सकता है न्यूमेरिकल सॉल्व करते आ जाए, वो एक अलग बात है. नेक्स्ट बी एवरेज. तो वी एवरेज में हमारा यहाँ पर दिया है, इसका मतलब हो गया डिस्टेंस R2 और RT1. मतलब R2 में कितना चला माइनस RT1. हो सकता है पहले इतना चला हो, है ना, पहले यहाँ पर R1 पे हो, T1 पे, फिर यहाँ से R2 चल गया हो तो ये T2 इंटरवल आ गया. तो जो हमारा T2 और T1 इंटरवल में डिस्टेंस ट्रेवल किया वो कितना हो गया मेरा R2 माइनस R1 डिवाइडेड बाय T2 माइनस T1. तो ये वाली हमारी सेकेंड ऑप्शन हमारी एवरेज की कैटेगरी में आ सकता है. मतलब R2 का मतलब हो जाएगा RT2 मतलब डिस्टेंस ट्रेवल एंड T2 इंटरवल ऑफ टाइम, और
RT1 का मतलब डिस्टेंस ट्रेवल इन T1 इंटरवल ऑफ टाइम, और ये T2 माइनस T1, तो यहाँ पर दिस कैन बी ट्रू। नेक्स्ट C, अब VT इज इक्वल टू, ये हमारी सिंपल, जैसे हम U प्लस AT लिखते थे, ये एवरेज नहीं है। नेक्स्ट RT, ये भी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट की पोजीशन है, जैसे हम लोग लिखते हैं x इज इक्वल टू एक्स नॉट, है ना, UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, ये भी एवरेज डिस्टेंस नहीं है। नेक्स्ट एवरेज VT2 माइनस VT1 अपॉन T2 माइनस T1, ये हो सकता है कि T2 इंटरवल में इतनी स्पीड थी और T1 में इतनी है, तो एवरेज कितनी निकाली। तो इसमें जो पॉसिबिलिटीज़ है सही होने की, वो हमारी B ऑप्शन की पॉसिबिलिटी है और E ऑप्शन की पॉसिबिलिटीज़ है, बाकी हमारा एवरेज में नहीं आएगा। रीड ईच स्टेटमेंट बिलो केयरफुली एंड स्टेट विद रीजंस एंड एग्जांपल्स। इट इज़ ट्रू और फॉल्स, ठीक है, हमें ट्रू और फॉल्स बताना है। कोई स्केलर क्वांटिटी मान ली, और स्केलर क्वांटिटी इज़ 1। फर्स्ट स्केलर क्वांटिटी वो है, हमने क्या पढ़ा है, स्केलर क्वांटिटी क्या होती है, जिसकी डायरेक्शन नहीं हम कंसिडर करते, मैग्नीट्यूड होता है। ये क्या बोलते हैं, इज कंजर्व्ड इन अ प्रोसेस, मतलब ये हमारी स्केलर क्वांटिटी कंजर्व्ड है, पर सब स्केलर क्वांटिटी कंजर्व्ड हो ऐसा नहीं है। इन्होंने स्केलर क्वांटिटी एक कोई पर्टिकुलर क्वांटिटी के बारे में नहीं, बहुत सारी क्वांटिटी जो स्केलर्स होती हैं, है ना, तो हम ऐसा नहीं बोल सकते कि स्केलर क्वांटिटी कंजर्व्ड होंगी ही होंगी। सो दैट स्टेटमेंट इज अ फॉल्स। हम किसी का भी एग्जांपल्स ले सकते हैं, कोई भी क्वांटिटी ले सकते हैं जो हमारी कंजर्व नहीं होती है, तो फर्स्ट इज अ फॉल्स। अब जैसे हम लोग इलास्टिक कोलिजन पढ़ते हैं, इनइलास्टिक कोलिजन पढ़ते हैं, तो इनइलास्टिक कोलिजन हम लोग क्या बोलते हैं, क्वांटिटी डज नॉट कंजर्व्ड, पर वो है कौन सी क्वांटिटी हमारी, स्केलर क्वांटिटी है। कैन नेवर टेक नेगेटिव वैल्यूज, अब उनकी वैल्यू नेगेटिव नहीं होती है। यदि हम डिस्टेंस सोचें तो हम बोलते हैं डिस्टेंस ऑलवेज पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होता है, पर अकेले डिस्टेंस ही क्वांटिटी है। यदि हम टेम्परेचर की बात करें तो टेम्परेचर भी हमारी स्केलर क्वांटिटी है, और नेगेटिव टेम्परेचर तो ले लेते हैं। सो बी इज आल्सो फॉल्स। नेक्स्ट इज मस्ट बी डायमेंशनलेस। अब क्वांटिटी बोलते हैं डायमेंशन लेस होना चाहिए, ऐसा तो कोई ज़रूर नहीं है। बहुत सारी ऐसी क्वांटिटी हैं जिनके डायमेंशंस होते हैं, डिस्टेंस का भी होता है L, तो C भी कितना आ जाएगा हमारा, फॉल्स आ जाएगा। D does not vary from one point to the another in space। अब स्पेस की बात आ गई, तो ऐसी क्वांटिटी लेते हैं जिसको हम स्पेस में यूज़ करते हैं। यदि हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं तो वो आता है -gm/r, -gm/r, ये एनर्जी आ गई, -gm/r हो जाता है पोटेंशियल, तो पोटेंशियल भी हमारा पॉइंट टू पॉइंट वेरी करता है, तो डी ऑप्शन भी कितना आ जाएगा बेटे हमारा, फॉल्स। नेक्स्ट ई ऑप्शन हैज़ सेम वैल्यू फॉर ऑब्जर्वर, डिफरेंट ओरिएंटेशन ऑन द एक्सिस। मतलब क्या बोलते हैं कि जो क्वांटिटी है उसकी वैल्यू सेम रहेगी यदि डिफरेंट ओरिएंटेशन से भी देखें, क्योंकि वो डायरेक्शन उसमें नहीं होती है। सो दिस ऑप्शन कैन बी ट्रू, ये हमारा ऑप्शन ट्रू हो सकता है। क्लियर? द क्वेश्चन इज एन एयरक्राफ्ट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 3400 मीटर अबव द ग्राउंड इफ angles subtend at the ground observation point by the aircraft positions 10 seconds apart is 30 degree. What is the speed of the aircraft? एयरक्राफ्ट की स्पीड क्या होगी, देखते हैं बेटे। अब यहाँ पर इन्होंने बोला कि मान लेते हैं कि एयरक्राफ्ट है, वो A से B जा रहा है और B जाने में वो 10 सेकेंड लगा रहा है, और वो कितने ऊपर था ग्राउंड से, 3400 ऊपर था, और यहाँ पर जो एंगल बना रहा है दैट एंगल इज अ 30, जो मुझे समझ आया क्वेश्चन पढ़ के, जो हाइट समझ आई दैट इज 3400 मीटर। अब ये बोलते हैं उसकी स्पीड क्या है, सिंपल सी बात है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस
अपॉन टाइम। अब टाइम डिस्टेंस हम ए भी ले लेते हैं और टाइम ले लेते हैं हम लोग 10 सेकेंड ले लेते हैं। अभी ए भी निकल जाए तो हमें कोई मुश्किल वाली बात नहीं है। अब यहाँ देखते हैं, ये एंगल 30 है, ठीक है, तो ये एंगल कितना आ जाएगा हमारा 15 आ गया। हम इसको सी पॉइंट कर देते हैं बेटे, है ना। अब यदि इस एक ट्रायंगल में हम पाइथागोरस लगा लें बेटे, है ना, मान लो ये पॉइंट हमारा ए है, ये कितना सी है, ये है, ये कितना आ गया 30 का आधा 15। तो अब देखते हैं बेटे कितना आ जाएगा हमारा। यदि मैं 10 15 की बात करूं, 10 15 कितना आ जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मतलब ए सी अपॉन हाइट। और ए बी कितना है बेटे हमारा, यहाँ पर ए बी क्या लिख सकते हो, ट्वाइस ए सी अपॉन 10। और ए सी कितना आ जाएगा एच 10 15, है ना, आ जाएगा 2h 10 15 अपॉन 10। देख लो बेटे, h की वैल्यू 34 है, 5 कर दिया, 3405 और 10 15। यदि हमें 10 15 की वैल्यू मालूम हो तो एकदम से सॉल्व हो गया बेटे हमारा। 10 30 तो हमें आता है। अब इसके लिए हमें लॉग टेबल देखना पड़ेगा 10 15 की वैल्यू कितनी होती है। पहले 5 से कर देते हैं, 5 से कितना आ जाएगा 5 6 5 8, तो v इज इक्वल टू 680 10 15। मैं 10 15 की वैल्यू लॉग टेबल की हेल्प लूँगी बेटा। मैं यदि साइन होता तो मैंने अप्रॉक्सीमेटली निकाल देना था। सो 10 15 की जो वैल्यू है दैट इज़ अ 0.26। सो यदि हमें 10 15 की वैल्यू मालूम है तो कोई मुश्किल नहीं है। आई विल टेक हेल्प फ्रॉम द लॉग टेबल, वहाँ से मैं वैल्यू देख लूँगी। तो 10 15 की वैल्यू आती है 0.2678 अप्रॉक्सीमेटली। तो यहाँ पर हमने क्या करना है, v इज इक्वल टू 680 मल्टीप्लाई 0.2678। यदि मैं 25 कर लूँ अप्रॉक्सीमेटली तो बहुत आसान से निकल आएगा। कैसे, 0.25 बनाया मैंने और उसको मैंने किया 100 किया और एक कर दिया 4 और 4 से डिवाइड करना मैंने 680। 4 से कितना आ जाएगा, 4 बन जा 1, 4 आ गया 2 और 4 7 जा 170। तो अप्रॉक्सीमेटली 170 से थोड़ा ज़्यादा, ये फिगर मैंने थोड़ा कम लिया था तो 170 से ज़्यादा आ जाएगा। ये फिगर मैंने कितना लिया अप्रॉक्स बता रही, जब जैसे हमारे न्यूमेरिकल 4 ऑप्शन दिए हैं तो हमें क्या लग जाएगा, हमारा 170 क्या रखा, हमारा 170 से ज़्यादा आएगा, अप्रॉक्सीमेटली 180 या 182 तक आ जाएगा। ठीक है, तो आंसर कितना आ जाएगा 182 मीटर पर सेकेंड। अदरवाइज आप इसमें क्या कर सकते थे, 0.27 से 2 फिगर से आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तब भी आंसर हमारा सेम आ जाना था। ये तो मैंने कंपटीशन के एंगल से बताया, या टाइम बहुत कम है तो मैंने बताया कि आप बहुत स्पीड में कर रहे हैं, आप एक पेपर में आपका छूट रहा है क्वेश्चन, तो आप इस ढंग से कर सकते हैं और अप्रॉक्स लिख दिया आंसर। क्लियर? सो दैट्स ऑल in this video. So this chapter is also finished. In the next video I will discuss question of laws of motion. So take care of yourself and do hard work as much as you can do. जितनी मेहनत कर सकते हैं आप करेंगे, खुश होकर काम करेंगे। ओके बच्चों, दें